जय हिंद स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बीटाट्रॉन। बीटाट्रॉन जो ये टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये 5 नंबर में पूछा जाता है और अक्सर ये पूछ लिया जाता है। हम बीटाट्रॉन के इस टॉपिक को हम सबसे पहले ये देखेंगे कि ये डिवाइस कैसा है, फिर इसका प्रिंसिपल क्या है और वर्किंग एंड कंस्ट्रक्शन। आफ्टर दैट मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखेंगे कि किस किस कंडीशन से बीटाट्रॉन को गुजारा जाता है तो बीटाट्रॉन वर्क करता है। बीटाट्रॉन एग्जैक्टली है क्या? बीटाट्रॉन एक ऐसी डिवाइस है जिसको 1935 में डेवलप किया था मैक्स स्टीनबैक ने, जो कि जर्मनी के साइंटिस्ट थे। और इस बीटाट्रॉन से किया क्या जाता है, आपने +2 में यानी कि 12th में पढ़ा होगा कि एक होता है साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन में आप एक ऐसे एलिमेंट को एक्सेलरेट करते थे जो एलिमेंट थोड़ा सा भारी होता था और वो एलिमेंट पॉजिटिव नेचर का चार्ज होता था। जैसे कि अल्फ़ा पार्टिकल और इन सब की बात करें तो हम वहाँ कहते थे कि साइक्लोट्रॉन से उसको एक्सेलरेट कर सकते हैं। लेकिन साइक्लोट्रॉन से हम इलेक्ट्रॉन को या बीटा पार्टिकल को एक्सेलरेट नहीं कर सकते थे। उसके पीछे का रीज़न ये था कि ये बहुत लाइट पार्टिकल था, बहुत हल्का पार्टिकल था, और अगर इसको एक्सेलरेट हम करते तो फिर साइक्लोट्रॉन की जो रिक्वायर्ड कंडीशंस है वो कंडीशन डेविएट हो जाती और उससे वो एक्सेलरेट नहीं हो पा रहा था। तो हमें जब किसी लाइट पार्टिकल को एक्सेलरेट करना होता है तो फिर हम उसे एक्सेलरेशन मतलब लाइट पार्टिकल के एक्सेलरेशन में बीटाट्रॉन जैसी डिवाइस को यूज करते हैं। तो बीटाट्रॉन एक ऐसी डिवाइस है जो लाइट पार्टिकल को एक्सेलरेट करता है। और ये लाइट पार्टिकल कौन हो सकते हैं? ये लाइट पार्टिकल इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, बीटा पार्टिकल्स हो सकता है। और जब कभी भी ऐसे लाइट पार्टिकल्स को ये एक्सेलरेट करता है तो किस कंडीशन में करता है? बहुत हाई एनर्जी होनी चाहिए, अप्रॉक्सीमेटली 100 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 500 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी होनी चाहिए। लेकिन बीटाट्रॉन ऐसे पार्टिकल को जब एक्सेलरेट करता है तो उसके साथ एक और कह सकते हैं कि रिक्वायर्ड कंडीशन होनी चाहिए कि किसी भी ऐसे लाइट पार्टिकल को जब एक्सेलरेट करेगा, मतलब किसी भी का नहीं कह सकते हैं, नेगेटिव लाइट पार्टिकल को, तो उसका ऑर्बिट कांस्टेंट होना चाहिए। तो किसी लाइट पार्टिकल लाइक एज इलेक्ट्रॉन एंड बीटा पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करने की डिवाइस है बीटा पार्टिकल, बहुत हाई एनर्जी पर अप्रॉक्सीमेटली 100 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू 500 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एट अ कांस्टेंट ऑर्बिट पर। इट इम्प्लॉयज नो इलेक्ट्रिक फील्ड। आपने यहाँ देख ही लिया कि अगर ऐसे लाइट पार्टिकल को एक्सेलरेट कर रहा है तो इसका ये मतलब हुआ कि यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। और इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह पर हम क्या यूज करने वाले हैं ऐसे पार्टिकल को एक्सेलरेट करने के लिए? ऐसे बीटा पार्टिकल को या इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करने के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज नहीं कर रहे हैं। तो क्या यूज कर रहे हैं? उसकी जगह पर हम चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड यूज कर रहे हैं। क्या यूज कर रहे हैं हम? चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड यूज कर रहे हैं। अब ये चेंजिंग जो मैग्नेटिक फील्ड है ये क्या करेगा? अगर किसी भी सर्कुलर लूप या किसी वायर या हम कह सकते हैं कि किसी सर्किट में जब कभी भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है या मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो फैराडे लॉ से हमें एक चीज़ पता है कि उस डिवाइस में या उस सर्किट में, उस कॉइल में एक इंड्यूस्ड हो जाता है ईएमएफ। और ऐसे ईएमएफ को इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं। और ये ईएमएफ क्या करता है कि व्हिच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सेलरेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। यही जो प्रोड्यूस ईएमएफ है यही इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यही चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड जिससे एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा सर्किट में, और ड्यू टू दिस इंड्यूस्ड ईएमएफ रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के एक्सेलरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। देयरफॉर बीटाट्रॉन इज ऑल्सो समटाइम्स, इसी वजह से बीटाट्रॉन को कभी कभी हम कह देते हैं, क्या कहते हैं इसको बेटे? इंडक्शन इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटर। देखो होता क्या है कि जब आप किसी डिवाइस में मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करोगे ना बेटे, तो मैग्नेटिक फील्ड के चेंज करने की वजह से उस डिवाइस में इंड्यूस्ड हो जाएगा ईएमएफ। आप इसको तो जानते ही हो और इसको 12th से ही पढ़ते चले आ रहे हो कि क्या होगा अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को किसी सर्किट में चेंज करेंगे। तो ड्यू टू द चेंजिंग ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड वहाँ इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, और इंड्यूस्ड ईएमएफ ही रिस्पॉन्सिबल है उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करने के लिए। तो आप समझ लो कि जब इंड्यूस्ड ईएमएफ रिस्पॉन्सिबल है तो हम बीटाट्रॉन को ऐसा भी तो कह सकते हैं कि इंडक्शन इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटर।
क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है? ड्यू टू द इंडक्शन, इंडक्शन की वजह से हो रहा है, तो इंडक्शन इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटर कह सकते हैं हम इसको। बीटाट्रॉन की प्रिंसिपल क्या होगी? तो बीटाट्रॉन के दो बहुत इंपॉर्टेंट या कह सकते हैं मेन प्रिंसिपल हैं जिस पर बीटाट्रॉन वर्क करता है। देखो, अगर आप किसी चीज़ को एक्सेलरेट करते हो ना, तो उस एक्सेलरेशन में कई चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। जैसे कि अगर चार्ज पार्टिकल है तो वहाँ का मैग्नेटिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो अगर ये तीन चीज़ों को आपने अच्छे से समझ लिया ना, तो प्रिंसिपल में किसी भी डिवाइस के उतना ज़्यादा प्रॉब्लम आएगा नहीं। हम इन्हीं सारी चीज़ों पर बात करने वाले हैं यहाँ पर। तो ऐसे ही हमारा एक डिवाइस ये भी है, बीटाट्रॉन भी है, तो इन्हीं फोर्सेस में से वो अपना काम निकालेगा और उसी प्रिंसिपल को हमको देखना है कि प्रिंसिपल क्या है इसका। बीटाट्रॉन का प्रिंसिपल क्या है कि सेम एज दैट ऑफ द ट्रांसफार्मर। अगर आपको ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल याद हो तो फिर बीटाट्रॉन के प्रिंसिपल में बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, क्योंकि आपने ट्रांसफार्मर को देखा था कि सॉफ्ट लेमिनेटेड आयरन कोर होते थे और उसको हम क्या करते हैं कि हम उसमें एक जो आपका आयरन कोर था, उस आयरन कोर को, एक मिनट बेटे बस, आयरन कोर के ऊपर हम लेमिनेटेड कर देते थे, ऐसे लेमिनेटेड कर देते थे, ठीक है। और लेमिनेटेड करते थे, ऐसे लेमिनेटेड करते थे, ऐसे लेमिनेटेड करते थे, और एक और करंट फ्लो कराते थे और दूसरी ओर करंट क्या करते थे, हम आउटपुट ले लेते थे। तो एक और करंट फ्लो कराने से दूसरी ओर आउटपुट लेते हैं, तो हम ये देख लेते हैं कि यहाँ पर म्यूचुअल इंडक्शन का प्रिंसिपल होता है, यहाँ पर म्यूचुअल इंडक्शन का प्रिंसिपल होता है। बस ठीक वही कहानी जो ट्रांसफार्मर की कहानी है, वही कहानी हमको कहाँ पर, यहाँ पर लगाना है, बीटाट्रॉन में लगाना है। लेकिन थोड़ा सा हमें यहाँ पर उसकी मैकेनिज्म को समझना होगा। तो मैकेनिज्म को समझने के लिए हम इसके दो मेन प्रिंसिपल पर काम करेंगे। फर्स्ट है इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड बाय द इंड्यूस्ड ईएमएफ। पहला इसका प्रिंसिपल होगा कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करना है, लेकिन किसके थ्रू करना है? बाय द इंड्यूस्ड ईएमएफ। और ये इंड्यूस्ड ईएमएफ कैसे प्रोड्यूस करना है? बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करके। और जब तक किसी सर्किट में बेटे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं होगा ना, तब तक इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस ही नहीं होगा। दूसरा प्रिंसिपल इसका क्या है? दूसरा प्रिंसिपल इसका है कि जब किसी भी पार्टिकल को, लाइट पार्टिकल को हम एक्सेलरेट कर रहे हों, तो बेटे जब आप किसी लाइट पार्टिकल को एक्सेलरेट कर रहे होते हो तो इस पर एक फोर्स लगता है, और वो फोर्स बाहर की ओर लगता है, जो कि कंटिन्यूसली उस पार्टिकल के रेडियस को इंक्रीज करना चाहेगा, कंटिन्यूसली उस पार्टिकल के रेडियस को इंक्रीज करना चाहेगा। और जब पार्टिकल के रेडियस को इंक्रीज करना चाहेगा ना, तो उसकी रेडियस क्या हो जाएगी? कंटिन्यूसली इंक्रीज हो जाएगी, कंटिन्यूसली इंक्रीज हो जाएगी। और रेडियस इंक्रीज हो गया तो बीटाट्रॉन की बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, वो कंडीशन फेल हो जाएगी और बीटाट्रॉन प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाएगा। तो बीटाट्रॉन में किसी लाइट पार्टिकल को अगर आपको एक्सेलरेट करना है, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है कि किसी पार्टिकल को आप एक्सेलरेट करो तो इस हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करो कि उसका रेडियस चेंज ना हो पाए, रेडियस उसका कांस्टेंट रहे, रेडियस उसका क्या रहे? कांस्टेंट रहे। और अगर रेडियस कांस्टेंट है, रेडियस क्या है? कांस्टेंट है, तो फिर बीटाट्रॉन की बहुत स्पेशल केस है, ये क्या हो जाएगा? अप्लीकेबल हो जाएगा, ठीक है। तो सेकंड प्रिंसिपल क्या है कि ऑर्बिट ऑफ द पार्टिकल इज स्टेबल। पार्टिकल की जो ऑर्बिट है वो स्टेबल होनी चाहिए, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि कांस्टेंट रेडियस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कांस्टेंट रेडियस होना चाहिए। तो वी विल मूव नेक्स्ट थिंग्स या नेक्स्ट हेडिंग, दैट इज द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। नेक्स्ट हेडिंग इसकी क्या है? कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग है। तो आ डोनट शेप वैक्यूम चैम्बर। तो कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक डोनेट शेप वैक्यूम चैम्बर या ट्यूब ले लेते हैं। अब डोनेट शेप जो होता है वो ये हम यहाँ पर दिखा रहे हैं, ये इस शेप को बेटे हम लोग क्या बोलते हैं? इस शेप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट को हम डोनेट शेप बोलते हैं। ये डोनेट शेप का है इलेक्ट्रोमैग्नेट है ये, और बहुत पावरफुल ये इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, ठीक है। तो हम इस पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेट के यहाँ पर जो पीसेस होते हैं, नॉर्थ और साउथ पोल, इन्हीं के बीच में हम काम कराते हैं। और इनको करते कैसे हैं कि हम यहाँ पर डोनेट शेप जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है, इसके इस वाले पॉइंट में जहाँ पर हम वायरिंग कर रखे हैं करंट को फ्लो कराने के लिए, तो इस वाले पॉइंट P1 को वायर से कनेक्ट करते हैं, एक AC सोर्स से, वायर के थ्रू कनेक्ट करते हैं AC सोर्स से, और इस P2 को भी हम वायर से कनेक्ट करते हैं AC सोर्स से, ठीक है।
अल्टरनेटिंग सोर्स से ही कनेक्ट करेंगे बेटे। अल्टरनेटिंग सोर्स से कनेक्ट करने के पीछे का लॉजिक ये है कि जब अल्टरनेटिंग सोर्स से कनेक्ट करते हैं तो अल्टरनेटिंग सोर्स का अगर हम टाइम के साथ ग्राफ देखें तो अल्टरनेटिंग करंट जो होता है वो क्या करता है कि 1 सेकेंड में 100 फ्लैक्चुएशन होता है। तो ये करंट इंक्रीज होता है, तो ड्यू टू द चेंजिंग द करंट यहाँ पर क्या होगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स इंक्रीज होंगी, और फिर ऐसे तो करंट के डिक्रीज होने से मैग्नेटिक फील्ड लाइन से डिक्रीज होगा, और फिर नेगेटिव टर्म में इंक्रीज होगा, फिर डिक्रीज होगा। तो हम देख रहे हैं कि अमाउंट ऑफ करंट या पल्स के फॉर्म में करंट, अल्टरनेटिंग करंट का पल्स फॉर्म होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है, चेंज होती रहती है, और ड्यू टू द चेंज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पर इंड्यूस्ड हो जाता है एक ईएमएफ। तो इसी वजह से हम अल्टरनेटिंग करंट को यूज करते हैं। ठीक है, आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। तो पहला जो हमारा कंडीशन है वर्किंग एंड कंस्ट्रक्शन में यही है कि डोनेट शेप का वैक्यूम चैम्बर लेते हैं और उसको एक पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेट से कनेक्ट किए रहते हैं और एसी सोर्स का कनेक्शन यहाँ पर कर देते हैं। हमारे पास जो ये इतना पोर्शन है, इस पोर्शन को मैं यहाँ अलग से बना के दिखा रहा हूँ कि इस वाले पोर्शन को देखो होगा क्या कि ये साइड व्यू है और ये फ्रंट व्यू है। ये क्या है, ये फ्रंट व्यू है। यहाँ पर हम क्या करते हैं बेटे, एक वैक्यूम पंप लगा लेते हैं। क्या लगा लेते हैं, एक वैक्यूम पंप लगा लेते हैं, और ये इसका ऑर्बिट है इलेक्ट्रॉन का, ये इलेक्ट्रॉन का क्या है, ऑर्बिट है, और इस पॉइंट को हम टारगेट न्यूक्लियस बोलते हैं। और ये क्या है, ये डोनेट शेप्ड चैम्बर है। ये जो है ये डोनेट शेप्ड चैम्बर है। और यहाँ से हम क्या करते हैं, देखो सबसे पहले यहाँ पर एक फिलामेंट है, जो फिलामेंट हीट होगा बहुत तेज़ी से। हीट होने के बाद वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को एमिट करेगा अपने में से। इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, एमिट करेगा। और इलेक्ट्रॉन को एमिट करने के लिए इस कैथोड से हम क्या करते हैं, बहुत हाई पावर की वोल्टेज की बैटरी लगा देते हैं, और अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो इमिट हो रहे हैं, या हम कह सकते हैं इस इतने पूरे डिवाइस को हम इलेक्ट्रॉन गन बोलेंगे। इतने पूरे डिवाइस को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन गन बोलेंगे, जो कि इलेक्ट्रॉन इस डोनेट शेप के इलेक्ट्रोमैग्नेट के अंदर ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ये फायर करेगा, इलेक्ट्रॉन को भेजेगा। तो ये हमारा एक तरीके का जो चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स है उसका यही दोनों काम है। तो मैं फिर एक बार बता देता हूँ कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है, जो डोनेट शेप के अंदर वायरिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या कर रहा है, तो दो काम वो कर रहा है। पहला काम ये कर रहा है कि उस डोनेट शेप के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन को सर्कुलर पाथ प्रोवाइड करा रहा है और उसके पाथ को कन्फाइन कर रहा है। और दूसरा काम क्या कर रहा है, दूसरा काम ये कर रहा है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ जो चेंजिंग फ्लक्स की वजह से जो इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हो रहा है, उस इंड्यूस्ड ईएमएफ का काम है कि सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहे इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करना है। ठीक है, तो ये दो काम बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो हमने आपको जो बताया कि स्ट्रॉन्ग वायरिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, डोनेट शेप में लगे हुए इलेक्ट्रोमैग्नेट के अंदर जो डोनेट शेप का इलेक्ट्रोमैग्नेट लगा हुआ है, उसका स्ट्रॉन्ग जो वायरिंग मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या कर रहा है, पहला काम ये कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन के को सर्कुलर पाथ पर रोटेट करा रहा है, उसके पाथ को कन्फाइन कर रहा है, और वो किस हिसाब से कर रहा है, चेंजिंग फ्लक्स के हिसाब से कर रहा है। दूसरा क्या कर रहा है कि चेंजिंग फ्लक्स होगा तो उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, और इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होगा वो सर्कुलर मोशन के अंदर इलेक्ट्रॉन को एक्सिलरेट कराने वाला है। तो ये दोनों मैं इसलिए कई बार बताया कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ताकि आपको दिमाग में रखना बहुत आसान हो जाए, कई बार बताने से ब्रेन में थोड़ा सा स्टेबल हो जाए। दूसरी चीज़ अब क्या करना है कि अगर हमने एसी सोर्स से कनेक्ट कर रखा है, दूसरी चीज़ ये है कि अगर हमने एसी सोर्स से कनेक्ट कर रखा है तो एसी सोर्स में यहाँ से यहाँ तक आने में, या अगर मैं कहूँ कि ये T/2 टाइम है, ये T टाइम है, तो अगर मैं कहूँ तो ये T/4 टाइम होगा, तो T/4 टाइम के लिए ही एसी करंट इंक्रीज होता है। ध्यान देना इस बात के लिए, T/4 टाइम के लिए ही एसी करंट इंक्रीज होता है, उसके बाद डिक्रीज होने लगता है। तो जितने टाइम के लिए एसी करंट इंक्रीज होगा उतने टाइम के लिए ही मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज होगा। चेंज तो होगा पूरे सर्कल के लिए, लेकिन चेंज हमें कैसे देखना है, इंक्रीज का चेंज देखना है। कैसे देखना है, इंक्रीज का चेंज होगा, क्योंकि यहाँ तक करंट अब डिक्रीज होगा, करंट डिक्रीज होगा तो फ्लक्स भी डिक्रीज होने लगेगा। ठीक है, जो हमें इंक्रीज के लिए देखना है। तो जितने टाइम के लिए करंट इंक्रीज होगा उतने टाइम के लिए फ्लक्स इंक्रीज होगा, और फ्लक्स इंक्रीज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज होगा।
तो हम ये देखने वाले हैं यहाँ पर, ये देखने वाले हैं कि इतने से इतने के लिए हमारा करंट इंक्रीज होगा तो फील्ड भी इंक्रीज होगा। अब फिर यहाँ से और इतने के लिए फिर करंट इंक्रीज होगा तो फ्लक्स भी इंक्रीज होगा। तो केवल इतने के लिए ही हमको देखना है जिसमें हम एक्सट्रैक्शन करने वाले हैं इलेक्ट्रॉन का। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर और यहाँ पर क्या जीरो होगा? करंट जीरो होगा। करंट जीरो होगा तो फ्लक्स जीरो होगा। फ्लक्स जीरो होगा तो फील्ड जीरो होगा। इस केस के लिए हम इलेक्ट्रॉन को इंजेक्ट करने वाले हैं डोनेट शेप के अंदर, ठीक है। तो आगे क्या होगा इसका एक्सप्लेनेशन कि दिस इज द वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन है विथ द टाइम टी के अकॉर्डिंग, ठीक है। देखो मैग्नेटिक फील्ड का टाइम टी के अकॉर्डिंग क्या है बेटे? वेरिएशन है। तो इलेक्ट्रॉन आर इजेक्टेड इनटू द चैम्बर ओनली द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर साइकिल। देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इंटर कर सकता है, यहाँ पर इंटर कर सकता है, यहाँ पर इंटर कर सकता है, ठीक है। व्हेन द फील्ड बिगेन टू द इंक्रीज इन अप द डायरेक्शन, और उसके बाद जब इलेक्ट्रॉन देखो यहाँ पर इतने में इंक्रीज करने लगता है, इतने में इंक्रीज करने लगता है, तो इंक्रीज कर रहा होता है इलेक्ट्रॉन। तो करें टू इंक्रीज इन द अप डायरेक्शन द इलेक्ट्रॉन और देन एक्सिलरेटेड बाय द इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। और इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट तभी होगा जब हम देखेंगे कि क्या कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट तभी हो सकता है जब हम देखेंगे कि करंट इंक्रीज कर रहा हो। जब करंट इंक्रीज कर रहा होता है बेटा तभी, जब करंट इंक्रीज कर रहा होता है तभी मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ता है, इंक्रीज होता है। और उतनी ही देर भर में यानी कि t/4 सेकेंड में ही हम केवल इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट कर सकते हैं। क्योंकि देखो मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पर इंक्रीज करेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स देखो क्या करेगा, यहाँ पर इंक्रीज करेगा, यहाँ पर इंक्रीज करेगा। तो उतनी ही देर भर में हम केवल इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट कर सकते हैं, क्योंकि इतने में मैग्नेटिक फ्लक्स क्या करने लगता है? डिक्रीज करने लगता है। अब इलेक्ट्रॉन को हम करने गए हैं एक्सेलरेट, और यहाँ पर हो क्या रहा है? डी एक्सेलरेट हो रहा है। तो हमारा काम तो ये नहीं है ना, हमारा काम तो है कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करें। लेकिन यहाँ पर एक्सेलरेट थोड़े नहीं हो रहा है, यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन डी एक्सेलरेट हो रहा है। तो हमें जब कभी भी इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करना है तो हम ऐसा अपनी सेटिंग बनाएं कि इतने दूर भर में ही इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट कर ले जाएं हम, यानी कि हाफ क्वार्टर साइकिल में ही इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट कर ले जाएं। यही बात यहाँ पर लिख रखी है हमने कि जब कभी इलेक्ट्रॉन को आप एक्सेलरेट करने जाते हैं तो वो एक्सेलरेट तभी हो सकता है जितना हाफ क्वार्टर में मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा होता है, ठीक है। तो द इलेक्ट्रॉन कंटिन्यू एक्सेलरेट टिल द मैग्नेटिक फील्ड रीचेज द पीक वैल्यू। और इलेक्ट्रॉन तब इतनी ही देर भर में आपको एक्सेलरेट करना है कि जितने में ये क्या हो कि जो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स है वो रीच करे अपने मैक्सिमम वैल्यू तक। इतने में ही, केवल इतने में ही इलेक्ट्रॉन आप एक्सेलरेट कर सकते हैं। एट दिस स्टेज द इलेक्ट्रॉन आर एक्सट्रैक्टेड बाई द यूजिंग द एन ऑक्सिलरी मैग्नेटिक फील्ड। जब ये इलेक्ट्रॉन इस मैक्सिमम पॉइंट पर पहुंच जाएगा, तो हम उस इलेक्ट्रॉन को देखेंगे कि वो काफ़ी एक्सेलरेट हो चुका है। तो यहाँ पर पहुंच गया तो काफ़ी एक्सेलरेट हो जाता है। तो यहाँ पर एक ऑक्सिलरी मैग्नेटिक फील्ड लगाकर हम इलेक्ट्रॉन को क्या करने वाले हैं? डिफ्लेक्ट कर देने वाले हैं। इलेक्ट्रॉन को क्या कर देंगे बेटे? डिफ्लेक्ट कर देंगे। और दिस हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम इज देन अलाउड टू द इमर्ज आउट टू द apparatus टू स्ट्राइक द टारगेट। और फिर हम उस हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम को अलाउ करेंगे कि वो वहाँ से इमर्ज आउट हो जाएं ऑपरेटस से और स्ट्राइक करें टारगेट की ओर। और यहाँ पर टारगेट मैं आपको बना के यहाँ पर दिखा दिया हूँ, ये टारगेट न्यूक्लियस है। यहाँ पर ऐसे चले जाएंगे और यहीं से इमर्ज आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये काम करता है। द स्टेबिलिटी ऑफ द ऑर्बिट इज इंश्योर। और उस ऑर्बिट को की स्टेबिलिटी यानी कि रेडियस घटे बढ़े ना, रेडियस कांस्टेंट रहे, इसके लिए आपको इंश्योर करना पड़ेगा बिल्कुल प्रॉपरली शेप द पोल पीस ऑफ द मैग्नेट एडजस्टिंग द फ्रीक्वेंसी एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एंड द इंजेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन एट द प्रॉपर टाइम एंड एट द प्रॉपर वोल्टेज। तो हम इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिट को इंश्योर करना चाहते हैं कि उसकी ऑर्बिट घटे बढ़े ना, और उसकी ऑर्बिट एकदम बिल्कुल कांस्टेंट रहे। तो इसी हिसाब से हम उस इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिट को कांस्टेंट करने के चक्कर में मैग्नेट को, या कह सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड को एडजस्ट करते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी को, उसकी स्ट्रेंथ को, हर एक चीज़ को हम क्या करते हैं वहाँ पर कंट्रोल करते रहते हैं, ठीक है।
और किसके हिसाब से कंट्रोल करते हैं? बिल्कुल प्रॉपर टाइम के हिसाब से और प्रॉपर वोल्टेज पर ये कनेक्ट हम उसको कंट्रोल करते हैं। तो नेक्स्ट है बीटाट्रॉन की थ्योरी क्या है? हम ये चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट कराना है कांस्टेंट ऑर्बिट के अंदर, कांस्टेंट या सर्कुलर कांस्टेंट ऑर्बिट के अंदर किसी एक इलेक्ट्रॉन को हम क्या कराना चाह रहे हैं? एक्सेलरेट कराना चाह रहे हैं। क्या करके क्या एक्सेलरेट कराना चाह रहे हैं? हम उसके मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करके उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट कराना चाह रहे हैं। और अगर हम उस इलेक्ट्रॉन को एक्सीलरेट कराना चाह रहे हैं मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करके, तो हम सोच सकते हैं कि स्मॉल टी टाइम में जो फ्लक्स चेंज कर रहे हैं वो कितना है? फाई है। तो हम रेट ऑफ चेंज ऑफ अगर फ्लक्स कैलकुलेट करें फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग, तो हमको क्या मिलेगा कि इंड्यूस्ड ईएमएफ, ये क्या है बेटे? इंड्यूस्ड ईएमएफ है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड मत समझना इसको, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स हो जाएगा। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 मान ले रहे हैं। हम ये देखें कि अगर हमने फ्लक्स को चेंज किया है और इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करवाना चाह रहे हैं कांस्टेंट ऑर्बिट के अंदर, तो हमें इलेक्ट्रॉन को रोटेट कराने के लिए या एक्सेलरेट कराने के लिए उस पर इलेक्ट्रॉन पर कुछ वर्क करना पड़ेगा, किसी एक इलेक्ट्रॉन पर वर्क करना पड़ेगा। तो हम कितना वर्क कर सकते हैं? तो W इज इक्वल टू ई इंटू, देखो W इज इक्वल टू होता है Q इंटू ई होता है, ठीक है। Q इंटू क्या होता है? E होता है। यहाँ पर Q इंटू वी होता है, E मैंने लिख दिया था। और V यहाँ पर कौन सा है? वो इंड्यूस्ड ईएमएफ है। V क्या है? यहाँ पर इंड्यूस्ड ईएमएफ है। और इंड्यूस्ड ईएमएफ को हम यहाँ पर रिप्लेस करेंगे किससे? कैपिटल E से रिप्लेस करेंगे, क्योंकि हमने इंड्यूस्ड ईएमएफ को कैपिटल E से रिप्रेजेंट किया है। और इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है हम Q इज इक्वल टू एन ई रखेंगे, और हमने एक इलेक्ट्रॉन लिया है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? n की वैल्यू 1 और E इक्वल टू E। तो W इज इक्वल टू अपने पास क्या हो जाएगा बेटे? E हो जाएगा और कैपिटल E हो जाएगा, ठीक है। और याद रखना ये यहाँ पर E जो है वो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, ठीक। तो W इज इक्वल टू स्मॉल ई कैपिटल E, और E की वैल्यू, कैपिटल E की वैल्यू माइनस डी फाई अपॉन डी टी हो जाएगा। तो माइनस ई डी फाई अपॉन डी टी, जो कि इक्वेशन नंबर 2 हो गया। सपोज कर लेते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है, जो इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है उस पर जो टेंजेंशियल फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रॉन रोटेट करेगा एक कांस्टेंट ऑर्बिट के अंदर, तो उस पर हमेशा एक ऐसे क्या लगेगा? एक टेंजेंशियल फोर्स भी तो लगेगा, ऐसे टेंजेंशियल फोर्स भी तो लगेगा। तो उस टेंजेंशियल फोर्स की वैल्यू जो है वो स्मॉल एफ है, और जिस कांस्टेंट ऑर्बिट के अंदर घूम रहा है वो एक चक्कर अगर रोटेट करता है तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है? तो एक चक्कर रोटेट करने के लिए जो डिस्टेंस ट्रैवल करता है, सपोज कर लेते हैं कि वो कितना है? 2 पाई आर है, आर जहाँ पर इस ऑर्बिटल या सर्कुलर ऑर्बिट का रेडियस है। तो एक चक्कर रोटेट कराने में उस इलेक्ट्रॉन को कितना हमने वर्क डन किया है, वो वर्क डन अगर हम कैलकुलेट करें तो फोर्स इंटू डिस्टेंस हो जाएगा, और फोर्स की जो वैल्यू है वो एफ है और डिस्टेंस 2 पाई आर हो जाएगा। और डब्ल्यू की वैल्यू हमने पहले से ही यहाँ पर कैलकुलेट कर रखा है, स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई, और इक्वल टू एफ इंटू 2 पाई आर, और एफ इज इक्वल टू यहाँ से स्मॉल ई कैपिटल ई अपॉन 2 पाई आर हो जाएगा। और कैपिटल ई की वैल्यू हमने यहाँ इक्वेशन नंबर 1 में कैलकुलेट की है। दिस वैल्यू इज पुटिंग इन दिस इक्वेशन, वी विल गेट माइनस ई अपॉन 2 पाई आर डी फाई अपॉन डी टी, जो कि इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा। ड्यू टू दिस फोर्स, ये जो फोर्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट फोर्स है। इस फोर्स की वजह से ये कौन सा फोर्स कैलकुलेट होकर आया है ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है, टेंजेंशियल फोर्स है। कह रहा है ड्यू टू दिस फोर्स वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन टेंड्स टू इंक्रीज। इस फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी हमेशा इंक्रीज करती रहेगी, और इलेक्ट्रॉन विल टेंड्स टू मूव इन ऑर्बिट ऑफ द लार्ज रेडियस। और इसी फोर्स की वजह से, यही फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन की रेडियस क्या होनी चाहिए? बढ़नी चाहिए, लार्ज रेडियस होनी चाहिए। अब आप चाहते हो कि ये फोर्स, हम इस फोर्स को हम कंट्रोल कर लें और इसकी रेडियस को कांस्टेंट कर लें, इसी को हम बीटाट्रॉन कंडीशन बोलते हैं। कि ये फोर्स अगर हमें कंट्रोल करना है तो इस फोर्स को क्या करो आप, इसी फोर्स के बराबर इसके अपोजिट कोई एक फोर्स मिल जाए तो ये कंट्रोल हो जाए। अगर ये फोर्स कंट्रोल हो गया, ये फोर्स कंट्रोल हो गया, तो आर क्या होगा? हमारी जो आर है यानी कि रेडियस जो है वो कांस्टेंट मिल जाएगा। रेडियस क्या हो जाएगा? कांस्टेंट मिल जाएगा। हम यही तो चाहते हैं कि बीटाट्रॉन में इलेक्ट्रॉन की रेडियस ये तो कांस्टेंट रहे, बट इट शुड बी द रेजिस्ट टू द मेंटेन द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट कांस्टेंट। यही हमने आपको समझाया कि हम अगर चाहते हैं कि रेडियस कांस्टेंट रखना होगा तो इस फोर्स को हमको रेजिस्ट करना होगा, ठीक है, ताकि रेडियस उस इलेक्ट्रॉन का या ऑर्बिट उस इलेक्ट्रॉन का क्या रहे? मेंटेन रहे, कांस्टेंट रहे। ड्यू टू द मैग्नेटिक फ्लक्स परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द इलेक्ट्रॉन,
अब इलेक्ट्रॉन के जहाँ पर रिवॉल्व कर रहा है जो ऑर्बिट है, उस ऑर्बिट का, इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट का जो प्लेन है उसके परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फ्लक्स या मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो रहा है, लगा हुआ है, या मैग्नेटिक फील्ड जो है चेंज हो रही है। तो इलेक्ट्रॉन एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, और वो फोर्स जो एक्सपीरियंस करेगा इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में, वो ऐसे सेंटर की ओर एक्सपीरियंस करेगा, ये रेडियल इनवर्ड ये एक्सपीरियंस करेगा। इस रेडियल इनवर्ड एक्सपीरियंस करने वाले फोर्स को हम बोलेंगे कि सेंट्रीपिटल फोर्स है। और ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किसकी वजह से आ रहा है, वो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से या मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से आ रही है। तो हम ये देखेंगे कि दिस फोर्स इज जस्ट इक्वल टू द मैग्नेटिक फोर्स, जो कि QVB है, ठीक है। तो ये फोर्स मैग्नेटिक फोर्स के इक्वल हो जाएगा, ये सेंट्रीपिटल फोर्स मैग्नेटिक फोर्स के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अब इन दोनों फोर्सेस को जब हम इक्वल करेंगे तो हम ये देखेंगे कि B से V कैंसिल हो जाएगा, और MV देखो यहाँ से MV इज इक्वल टू QBR, और MV इज इक्वल टू Q की जगह पर फिर से हम Q इज इक्वल टू NE लिखेंगे, और सिंगल इलेक्ट्रॉन है इनटू E रखेंगे तो Q इज इक्वल टू स्मॉल e हो जाएगा, EVR हो जाएगा, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास हो गया, ठीक है। वेयर B इज द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ एट इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट ऑफ द कांस्टेंट रेडियस, यानी कि उस इलेक्ट्रॉन को सर्कुलर पाथ पर जब आप रोटेट करा रहे हैं और उसका चाहते हैं कि रेडियस कांस्टेंट रहे, तो कांस्टेंट रेडियस कराने के चक्कर में जो आप मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी या वेरी करा रहे हैं, उस मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को हम B से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी को V से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और उस इलेक्ट्रॉन के मास को स्मॉल m से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इस कंडीशन के लिए ये इतना अपने पास हो गया। फ्रॉम इक्वेशन 4 द मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर इक्वेशन फोर्स को देखें तो ये क्या बन रहा है, ये मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन बन रहा है, यही तो है। P इज इक्वल टू क्या होता है, MV होता है। अब अगर हम MV होता है, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसे इक्वेशन नंबर क्या मान लें, 5 मान लें। बट फोर्स इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी तो होता है। फोर्स की डेफिनेशन अगर हम देखें तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी तो होता है। तो अगर फोर्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है तो F इक्वल टू DP अपॉन क्या हो जाएगा, DT हो जाएगा। और यहाँ से P की जगह पर देखो क्या रख सकते हैं हम, VER रख सकते हैं, VER। हम ये चाहते हैं कि रेडियस उस एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन का क्या रहे, कांस्टेंट रहे, हम यही तो चाहते हैं। और इलेक्ट्रॉन की जो चार्ज होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलाम, ये भी तो कांस्टेंट ही होता है। तो हम रेडियस को कांस्टेंट रखने के लिए क्या पहले शुरुआत में क्या मान रखे थे, हमने ये मान रखा था कि V जो है वो हमारा चेंजिंग होना चाहिए, V हमारा क्या होना चाहिए, चेंजिंग होना चाहिए। यानी कि अगर डिफरेंशिएशन होगा तो केवल मैग्नेटिक फील्ड का होगा, किसका होगा, केवल मैग्नेटिक फील्ड का होगा। तो ER यहाँ पर रहेगा और DB अपॉन DT हो जाएगा यहाँ पर, जिसको हम इक्वेशन नंबर 6 कह रहे हैं। तो अगर मुझे रेडियस को मेंटेन रखना है तो उस घूमते हुए इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट का रेडियस हमें अगर मेंटेन रखना है, यानी कि कांस्टेंट रखना है, तो हमें जो वैल्यू है, यानी कि फोर्स की जो वैल्यू है, उसे मैग्नेटिक फील्ड से कंट्रोल करना पड़ेगा। उसे क्या करना पड़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड से कंट्रोल करना पड़ेगा। यानी कि ये जो फोर्स है और यहाँ पर जो फोर्स मिला हुआ है, यहाँ पर जो ये फोर्स मिला हुआ है, ये फोर्स एक दूसरे से इक्वल हो जाएंगे। और इक्वल हो जाएंगे तो हमको क्या मिलने वाला है, देखो यहाँ से मिलेगा ये फोर्स, ये इक्वेशन नंबर 6 जो है, और यहाँ पर देखो इक्वेशन नंबर जो 3 है, ये फोर्स हमको क्या करना है, इक्वल करना है बेटे। तो हमने इक्वल कर दिया, दोनों फोर्सेस को इक्वल कर दिया, ठीक है। इक्वल करने पर देखो ये DT से DT कैंसिल हो जाएगा, और E से एक E कैंसिल हो जाएगा, और D फाई इज इक्वल टू 2πr। देखो ये R यहाँ पर भी है तो R स्क्वायर हो जाएगा, 2πr स्क्वायर DB हो जाएगा। हमें क्या करना है, रेडियस को कांस्टेंट करना है और मैग्नेटिक फील्ड को ही चेंज करना है। तो हम जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये फाई हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। 0 से B तक हमको चेंज करना है। तो दिस इज द इक्वेशन नंबर 7, ऑल्सो कॉल्ड बीटाट्रॉन कंडीशन। इसी को हम बीटाट्रॉन कंडीशन भी बोलते हैं, फाई इज इक्वल टू 2πr स्क्वायर B। तो बीटाट्रॉन वर्क करता है अंडर दिस कंडीशन कॉल्ड द बीटाट्रॉन कंडीशन। बीटाट्रॉन इसी कंडीशन पर वर्क करता है और इसी को बीटाट्रॉन कंडीशन कहते हैं। और इफ़ द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एक्ट ओवर द एरिया, कह रहा है कि अगर जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है वो पूरे एरिया में काम करे तो एरिया का फार्मूला होता है πr स्क्वायर बेटा। तो अगर मैं कहूँ कि फाई इज इक्वल टू πr स्क्वायर इंटू B है, तो यहाँ से मैंने 2 हटा दिया है। देखो ये वाला 2 मैंने क्या कर दिया, हटा दिया है। तो यहाँ 2 यहाँ पर ले आएंगे और इस φ/2 को हम फाई डैश बोल दे रहे हैं और πr स्क्वायर इंटू B हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रॉम द इक्वेशन 7 एंड 8 बी ऑब्जर्व दैट मैग्नेटिक फ्लक्स फाई जो है मस्ट बी ट्वाइस ऑफ द, देखो ये क्या है, देखो
ये जो फाई डैश है ना, फाई डैश इसके इक्वल टू 5/2, तो हम अगर देखें तो फाई इज इक्वल टू 2 फाई डैश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 फाई डैश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 फाई डैश। तो वही कह रहा है कि जो फाई है, देखो जो फाई है वो फाई डैश का क्या है? ट्वाइस है। इफ़ द मैग्नेटिक फील्ड वर यूनिफॉर्म, अगर मैग्नेटिक फील्ड कैसा हो? यूनिफॉर्म हो तब, ओवर द होल एरिया ऑफ द ऑर्बिट। होल एरिया ऑफ ऑर्बिट में अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड रहेगा तो जो फाई है वो फाई डैश का क्या रहने वाला है? ट्वाइस रहने वाला है। तो दिस इज द ओवरऑल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द बीटाट्रॉन कंडीशन। आई होप ये आपको समझ में आया भी होगा। तो जैसा भी हो आप इसको कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू बेटा।